किसी के सवाल है मैम से? ये जो कुछ भी चल रहा है आप पूछना चाहती हैं? मैम, जो अभी हमले इजराइल के साथ ईरान जो हमले हुआ है, इसमें इंडिया को क्या मुझे हम लोग को क्या मतलब हानि हुआ, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा या फिर हानि कितना हुआ, और इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या उस पर इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए इंडिया को? देखिए, कभी भी बेनिफिट और लॉस ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। जैसे आपने भी पूछा था, तो मेरे अनुसार शॉर्ट टर्म में चूँकि ऑयल प्राइस इन चीज़ों का राइज होगा, सिक्योरिटी इशू है हमारे लोगों का, तो वो हमारा कंसर्न है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मिडिल ईस्ट स्टेबलाइज होता है तो शायद वो मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए भी एक बेहतर होगा। वहाँ का रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे IMEC कॉरिडोर है, I2U2 है, ये चीज़ें आगे जा सकती हैं। तो मैम स्टेबलाइज होगा कि और डीस्टेबलाइज होने का खतरा? बिकॉज आप देख ही रहे ना, ईरान आइसोलेटेड है अभी। जो भी अगर कोई देश थोड़ा बहुत पोजीशन कर रहा है, वो सिर्फ अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि वी आर ट्राइंग टू प्ले विद द रूल ऑफ गेम, और हम मोरालिटी और इन चीज़ों को कर रहे हैं। बट ईरान आइसोलेटेड है, ईरान आइसोलेटेड था भी, ये चीज़ पूरी क्लियर है। और ये चीज़ क्लियर है कि ऐसा आप देखिए ना, UAE और सऊदी अरेबिया एक पिछले कुछ ही समय पहले दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट्स थे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक गेम है गुड कॉप और बैड कॉप का, जो US और EU भी कर रहा है। ब्रिटेन ने पहले मना किया, लेकिन अभी ब्रिटेन ने भी अलाउ किया। तो इंडिया की दृष्टि से स्टेबिलिटी वहाँ पे आएगी। लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए अच्छा होगा, और शायद पाकिस्तान पर भी इसका प्रभाव, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान और चाइना, ये दो पावर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ईरान उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक था। तो ईरान का चाइना के ऊपर, ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया BRI के बाहर है, तो कई चीज़ों से एक तरीके से अगर चाइना का ये टेक्टिकल लॉस है तो वो भारत के लिए अच्छा है। Ma'am, as you previously mentioned that India should take sides, but I don't think so, ma'am, because India should take sides, because after independence, India has tried to balance each and every power in West Asia, whether it be Israel, Palestine, whether it be Israel, Iran. And in the recent times, India has also invested so much in Chabahar port, 120 million investment, and afterwards INSTC, they are planning for international north-south corridor. So taking sides with Israel should be tough, ma'am, with Iran relations. I don't think so. So first of all, we were doing balancing act earlier. उस समय जब आप उतने पावरफुल कंट्री नहीं हैं तो आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या बैलेंसिंग कैन नॉट बी एंड इन इटसेल्फ। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। आज इंडिया कॉन्फिडेंटली, आप अगर नहीं लेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कंपेल करेगी कि आप साइड्स लें, और इंडिया ने साइड लिया। बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक छाबहार की बात है, मेरे अनुसार ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रेजीम चेंज। वंस द न्यू रेजीम कम्स, वी आर with America, we can again be back in Chabahar. Why do you think we'll not be back in Chabahar? अच्छा मैम, ये जो एक लोग ये कह रहे हैं कि ये कौन सी दुनिया का ये व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके देश में घुस के गिरफ्तार करके अमेरिका अपने यहाँ ले आ रहा है, और एक राष्ट्रपति को, और एक सुप्रीम लीडर और टॉप लीडरशिप को उसके घर के में घुस के मार दे रहा है, और पूरी दुनिया खामोश है। तो ये खौफ है। देखिए, जब लोग प्यार से नहीं मानते तो ऐसे ही मनाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अमेरिका ने जो किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप अमेरिका के नेबर में हैं, लेकिन आप चाइना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए भारत और नेपाल के संबंध में आप कंपेयर करें तो इंडिया नहीं चाहेगा कि नेबरहुड में आप चाइना को प्रायोरिटी देने लग जाएं। तो कभी कभी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पावर को डिस्प्ले करें।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर का डिस्प्ले इम्पॉर्टेंट है। भगवान राम ने भी पावर का डिस्प्ले किया जब विनय न मानत जल्दी जड़। तो अगर वेनेजुएला की अप्रोच ही गलत थी और उनको अमेरिका कैन नॉट पुट इट्स इंटरनल सिक्योरिटी अंडर थ्रेट फॉर द सेक ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ वेनेजुएला। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ग्रेट पावर गेम्स है जिसमें जो स्मॉल पावर्स हैं दे हैव टू अंडरस्टैंड दोज लिमिट्स कि वो कहाँ तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर सकते हैं। और इन द लॉन्ग टर्म आप चाइना के साथ जा रहे हैं, आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं। तो वाई नॉट, और आई डोंट थिंक कि अमेरिका शुड हैव टॉलरेटेड। अगर अमेरिका ये सब चीज़ें टॉलरेट करता तो शायद जो उसका एक सुपर पावर स्टेटस है उस पर और क्वेश्चन पड़ता। देखिए शुभ्रा रंजन मैम की क्लास से जो घटनाक्रम हो रहा है और उसके पीछे की रणनीति क्या है, अमेरिका ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, आप उसको इस तरीके से, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात कही जा रही, नई विश्व व्यवस्था जो बन रही है और अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है, उसके कारण क्या क्या है और ये फैसले वो क्यों उठा रहा है, इस पर ज़्यादा बात है। आपको कोई सवाल? हाँ, what is the ulterior motive of America's attack? And my one question is that कि if the world should go according to the America's world order, then if America commits a violation, America commits some human rights violation, it is not seen in that way, but other regime do it, then it is like उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। So why the world should go according to America's way? ये सवाल ये है मैम, हम दर्शकों, इनका सवाल ये है कि दूसरे मुल्क क्या क्या गलती कर रहे हैं ये सब अमेरिका की चौधराहट से पता चल जाता है। अमेरिका बताता है कि ये इस मुल्क में ये गड़बड़ी, इस मुल्क में ये गड़बड़ी, हम वहाँ रिजीम चेंज कराएंगे, हम वहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले आएंगे। अगर अमेरिका गलत करेगा तो फिर दुनिया में उसको कौन बोलेगा? अमेरिका को कोई नहीं बोल सकता जब तक अमेरिका सुपर पावर है। वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर रादर देन पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये इंडिया के लिए भी है कि अगर आप चाहते हैं नेबरहुड फर्स्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको अपनी पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। और जब आपके पास पावर है तो आपको पावर का डिस्प्ले करना ही चाहिए और ऐसे मौके आपको खुद बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक को शांत करते हैं तो 10 लोग ऑलरेडी अपनी औकात में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव अ पावर देन डिस्प्ले इट, use it, and if USA will not do this then it will impact the America's hegemony, अमेरिका की इमेज के ऊपर एक इम्पैक्ट है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगेन मैं यही कह रही हूँ कि ऑर्डर भी अमेरिका ने बनाया है और ऑर्डर को अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो अमेरिका कर रहा है क्योंकि अब वो ऑर्डर उनको फेवर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बिकॉज ये सारी लैंग्वेज, ये सारे वर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब यूरोपियन कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने हमेशा बताया अमेरिकन सोशल साइंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो हम उन्हीं की भाषा में ही उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अमेरिका वही है, उनके आप मॉर्गेंथ्यू इन सब बेसिक्स चीज़ों को पढ़ें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अमेरिका ही स्टार्ट करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप एक गेम की तरह देखिए। अमेरिकन सी इट एज अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी। अगर किसी देश में फॉरेन पॉलिसी है तो मैं कहूँगी कि वो अमेरिका में है। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस। तो अमेरिका स्टार्ट्स द गेम व्हाट दे, एंड वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम। मैम आप की बात अगर अमेरिका के लोग सुन लें तो लगेगा कि अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता और ट्रम्प की प्रवक्ता भी इतनी जोरदार तरीके से उनकी पॉलिसी। लगता है कि शायद कभी कभी ट्रम्प अपनी बात, उस बात कोई रख नहीं पा रहा। मैंने क्लास में भी कई बार बच्चों को बोला कि लोग रख नहीं पा रहे हैं बेसिक्स। अगर फॉरेन पॉलिसी के समझे जाएं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के समझे जाएं, तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि ये जो
दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद है ये सोचने और मानने की कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प दोबारा हुए हैं, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था जब देखो तब लड़खड़ा जाती है, जहाँ के देखो वहाँ के शेयर बाजार गिर जाते हैं, और उसके बाद पूरे दुनिया में इस आदमी की वजह से पूरी अस्थिरता हो रही है। दुनिया में है, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फर्स्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर अमेरिका है और अमेरिका का राइज है, वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यही तो इम्पॉर्टेंट है कि लोग ये सोचते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट से ऊपर वो बाकी अन्य देशों के इंटरेस्ट को सर्व करे। और जो समटाइम्स आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज इंफॉर्मेशन वॉर का टाइम है, हम जानते हैं कि चाइना के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं टू स्प्रेड द नैरेटिव्स, और कभी कभी आप नैरेटिव, क्योंकि नैरेटिव्स में इतनी चीज़ें घुस गई हैं, इतने सारी चीज़, अब चाइना हैज़ ऑल्सो लर्न दैट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और जोसेफ नाई एक थिंकर हैं जो बताते हैं, मतलब जैसे चाइना या रशिया के लिए वो एक शार्प पावर वर्ड का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा। तो समटाइम्स अमेरिका में नॉट बी एबल to manage that propaganda, but if you go with the fundamentals of international politics, any country's foreign policy, he is doing what is, because अगर ये extreme step, because आज अमेरिका की hegemony को इतना बड़ा challenge है ही, तो अगर वो extreme step नहीं लेंगे तो cost will be very high for their country। अब अगली बातचीत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आखिर युद्ध क्यों छिड़ गया, और पाकिस्तान के नूर खान बेस पे जहां अभी 9 महीने पहले हिंदुस्तान ने हमला किया था, वहीं पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। इसकी वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे।